बच्चों, आपके ही चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th जो 2024 में मैट्रिक परीक्षा होने वाली है उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1, 2, 3 यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, इसका मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 2024 के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से इसी में से पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी हिंदी से प्रश्न ना छूटे। तो मैं चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर कि क्या कह रहा है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तब बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। अगला सवाल है, अगला कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जाति प्रथा को मानते हैं। क्या होगा, जाति प्रथा को मानते हैं। अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यह निबंध है। क्या है, निबंध। अगला सवाल है, डॉक्टर साहब अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला सवाल है, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, महू मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, भीमराव अंबेडकर को कहा गया। इस चैप्टर में मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में, आपके सवाल में रहेंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। आगे कह रहा है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति जो प्रथा है वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण या क्या नहीं है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला सवाल है, कह रहा है कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की क्या बात है। लेखक की दृष्टि में विडंबन की क्या बात है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जातिवाद के पोषकों की कमी। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका अगला सवाल है, कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला सवाल है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए।
इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। किसकी दृष्टि में? अंबेडकर साहब की दृष्टि में। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, श्रम विभाजन का। यानी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, श्रम विभाजन की आवश्यकता सभ्य समाज की है। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ये सभी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। द कास्ट ऑफ इंडिया, हु आर सुदाज, द अनचेबल्स, यू आर दे, यानी इसमें से डी नंबर हो जाएगा, ये सभी होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में कौन प्रेरित व्यक्ति थे? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी व्यक्ति थे। बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे, कबीर भी थे। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला सवाल है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 1936 में, 1936 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला सवाल है, अंबेडकर के भाषण इनहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने किया था। अगला सवाल है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी दलित परिवार में अंबेडकर का, यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, जातिवाद में दिखाई दिया, जातिवाद में। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, भीमाबाई था। इनकी माता का नाम भीमाबाई था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बेरोजगारी है। अगला सवाल है, कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, श्रम विभाजन को मानता है। अगला सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला सवाल है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी उपाधि कब धारण की?
इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 1916 में पीएचडी की उपाधि की। अगला सवाल है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर भीमराव अंबेडकर ने की। अगला सवाल है, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पत्रिका का संपादन किया। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर बहिष्कृत भारत। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वांग्या हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। 21 खंडों में क्या हो चुका है? प्रकाशित हो चुका है। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर जाति प्रथा को क्या माना है? खतरनाक माना है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर श्रम विभाजन का, यानी बी नंबर। अगला सवाल है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला सवाल है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर जाति प्रथा। अगला सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर जातिवाद में लेखक को विडंबना दिखाई दिया। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला सवाल है, यह चैप्टर 2 का है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर नलिनी बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के शीर्षक कहानीकार कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर बनते हैं। 20 के दांत पाठक की विद्या क्या है? कह रहा है कि 2 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्या है?
डी नंबर यानी कहानी है। अगला सवाल है, बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 1959 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर मनोवैज्ञानिक। अगला सवाल है, कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर बंगला का यानी बंगाल का, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 5 लड़कियां थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सोफर शब्द का क्या अर्थ है? सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ए ड्राइवर। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है सोफर शब्द का अर्थ? ड्राइवर। अगला सवाल है, कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर अपने पिता से। अगला सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर सेन साहब ने कही थी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि गिरधालाल कौन था? गिरधालाल कौन था? गिरधालाल, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर मदन का पिता। मदन का पिता जो था गिरधालाल था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर कासू। खोखा का नाम कासू है। अगला सवाल है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला सवाल है, कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 5 से 6 वर्ष। मदन का उम्र था 5 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर लट्टू खेल में। जो बच्चा सब लट्टू न चाहता है उसी के खेल में मदन भी शामिल होना चाहता था कासू के साथ। अगला सवाल है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 2 यानी 2 दांत मदन ने कासू को तोड़ दिए। अगला सवाल है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? किरानी था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर डॉक्टर महोदय के। अगला सवाल है
मदन किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, गिरधर का पुत्र था मदन। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। अगला सवाल है, कह रहा है कि सेन साहब के कार की क्या कीमत है? सेन साहब के कार की क्या कीमत है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 7.5 यानी 7,500। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, बरघाट पटना। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, पंडित रामावतार शर्मा। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, रत्नावती शर्मा। अगला सवाल है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। अगला सवाल है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, माता पिता के। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी खोखा से। खोखा के मतलब होता है लड़का। फिर कासू के दिया कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, तो कासू से, यानी इसका कासू होगा, खोखा कह रहा है तो कासू से मोटर कार को क्या है? खतरा है कि कहीं कार ना तोड़ दे, खरकोच ना दे, खिखोर ना दे। जो कार पर पेंट किया होता है वही कह रहा है कि मोटर से किसका खतरा है, तो कासू से, यानी खोखा कह रहा है। अगला सवाल है, कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, खोखा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा के दांत किसने तोड़ा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मदन ने खोखा का दांत तोड़ दिया। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। और इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल कह रहा है, कह रहा है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे पड़ोसी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पकती है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 20 के दांत। अगला सवाल है, कह रहा है कि सीमा रजनी आलो सेफाली, सीमा रजनी आलो सेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, कासू की बहन थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली था? मदन के लिए क्या खाना मामूली था? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, मार खाना क्या था? मामूली था। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से। नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 12 सितंबर 1961। अगला सवाल है, मदन किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गिरधर का पुत्र था मदन। अगला सवाल है,
नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कराई कि 20 के दांत क्या है? 20 के दांत क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 20 के दांत एक कहानी है। अगला सवाल है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर मदन है। कौन है? मदन है। अगला सवाल है 20 के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? 20 के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर मदन। अगला सवाल है कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर लट्टू का खेल था। लट्टू का खेल था कासू और मदन के बीच के झगड़े का कारण। अगला सवाल है 20 के दांत कह रहा है कि 20 के दांत के अनुसार हंस कौवा के जन्मात कह रहा है कि 20 के दांत कहानी के अनुसार हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ हंस की तुलना किससे की गई है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर वासु से की गई है। आगे आपका है चैप्टर 3 यानी भारत से हम क्या सीखे। क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 है। MCQs विथ आंसर के साथ आपका MCQ दिया हुआ है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर का रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर मैक्स मुलर। अगला सवाल है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा की तुलना व्याख्या किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर मैक्स मुलर। अगला सवाल है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। अगला सवाल है कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किससे प्रदान की? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर मैक्स मुलर को। किसको? मैक्स मुलर को प्रदान किया यानी राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल है कह रहा है कि इग्निस किस भाषा का शब्द है? इग्निस किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर लैटिन भाषा का शब्द है। अगला सवाल है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर जर्मन भाषा में किया। अगला सवाल है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर संस्कृत का। संस्कृत का मतलब क्या किया? वह अध्ययन किया संस्कृत भाषा में। अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? अवस्थित है, स्थित है। अगला सवाल है कि नृवंश विद्या संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान का संबंध नृवंश विद्या से है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला सवाल है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर मैक्स मुलर ने किया। अगला सवाल है कह रहा है कि दारिस क्या है? दारिस क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर सोने की प्राचीन काली सिक्का वह दारिस है। अगला सवाल है
करा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पुरातात्विक विज्ञान से है। पुरातात्विक विज्ञान से है। अगला सवाल है 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वाराणसी में मिला था। अगला सवाल है पारसियों के धर्म का क्या नाम था? पारसियों के धर्म का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, जरथ्रुस्ट। जरथ्रुस्ट पारसियों के धर्म का नाम था इसका। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा आपका ये नंबर, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि प्लेटो का संबंध किससे है? प्लेटो का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यूनान से है। अगला सवाल है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। अगला सवाल है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, देसाऊ जर्मनी में हुआ था। देसाऊ जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, हेस्टिंग्स मुलर। हेस्टिंग्स मुलर था मैक्स मुलर के पिता का नाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, भारत देश की जाति है मुंडा। अगला सवाल है वारेन हेस्टिंग्स क्या था? वारेन हेस्टिंग्स क्या था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है शहनामा की रचना काल क्या है? शहनामा का रचना काल क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 10वीं से 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, इग्निस। इग्निस से मिलता है। अगला सवाल है कि सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा कब की थी? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 1783 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल है आपका कह रहा है कि सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर होगा आपका, बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, कालिदास की युक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर डी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अगला सवाल है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मैक्स मुलर को कहा वेदांतियों का वेदांती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका सवाल है अगला कह रहा है कि मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग सिंह विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 18, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का नाम क्या है? तो जरथ्रुस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी मराठी भाषा क्या है? प्राचीनतम है। अगला सवाल है कह रहा है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 28 अक्टूबर 1900 में मैक्स मुलर की मृत्यु हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला आपका सवाल है किस
के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार शुरू हो चुका था, संचार हो चुका था। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नीति कथा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मैक्स मुलर के द्वारा, मैक्स मुलर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भाषण है। अगला सवाल है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, गाँवों में हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन गाँवों में हो सकते हैं। अगला सवाल है, प्लूटो और कांट क्या थे? कह रहा है कि प्लेटो और कांट क्या थे? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसके प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मैक्स मुलर ने करवाया। अगला सवाल है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी मेघदूत का। बच्चों, यह रहा आपके हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और वहाँ पर मैंने अपने चैनल पर बहुत सारा क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को डाल रखा है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 2024 के मैट्रिक परीक्षा के लिए। आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपने कितने सवाल का जवाब सही दे पाया है। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।